ने पढ़ा था क्या? मैंने पढ़ा प्रकाश किसे कहते हैं, तो क्या बताया था? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिससे हम वस्तुओं को, फिर हमने क्या बताया? प्रकाश जहां कहीं भी पड़ता है वहां दो तीन चीजें बनाता है। क्या? या तो जो सिलेबस में है तुम्हारे वो क्या है? अपवर्तन। और अब बात आती है कि अपवर्तन किसे कहते हैं, तो क्या बताया? जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कहां जाती है? तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कैसी हो जाती है? इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। फिर हमने बताया प्रकाश के अपवर्तन के नियम। फिर हमने क्या बताया था? आपतित किरण और अपवर्तित किरण और क्या? अभिलंब। तीनों एक ही तल में थे। दूसरा नियम क्या था? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का, इसे ही एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहता है। यहीं तक तो बात हुई। तो मतलब दूसरा जो नियम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बोर्ड एग्जाम में आता है। या तो न्यूमेरिकल आता है या सीधा पूछता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या फिर स्नेल का नियम किसे कहते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आपतन। प्रकाश का परावर्तन। आपतन ना डाल के परावर्तन डालना, ठीक है। अच्छा ये बताना बेटा, आने वाली किरण को क्या कहते हैं और जो जाती है उसे? याद रखिए, प्रकाश का पर... क्या बताया? प्रकाश का परावर्तन। चिकनी सतह से प्रकाश की किरणों का वापस लौटना। कहां से वापस लौटना? चिकनी सतह से प्रकाश की किरणों का वापस लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। तो लिख लीजिएगा, चिकनी सतह से, चिकनी सतह से प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का वापस लौटना, वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या बताया? चिकनी सतह से प्रकाश की किरणों का वापस लौटना क्या कहलाता है? या फिर ये बोल सकते हो, जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यदि वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है, किसमें वापस लौट आए? जिससे वो जाए, है ना, उसी माध्यम में अगर वापस लौट आ जाए तो क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। इसके लिए भी एक ही रूल है, एक माध्यम, ये कौन सा है? दूसरा माध्यम है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यहां से टकराने के बाद पुनः ऐसे चली जा रही है। हमने क्या बताया था? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये आपतित किरण है, और इस बिंदु से टकराने के बाद जो जा रही है वापस, उसे, इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या हमने बताया? चिकनी सतह से प्रकाश की किरणों का टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है? मतलब इस सरफेस पे पॉलिश है। कहाँ है? हेलो, क्या है? पॉलिश। हाँ, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकराकर वापस जाने वाली को। अब जरा ये बताना, यही तो है, जरा ये बताओ ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। तो इसका मतलब है इसके भी तीन नियम हो गए, दो नियम। हेलो, तो जरा लिख लो फिर बात करें। यहां तक लिख लिया? अब जरा बताना क्या हेडिंग डालोगे? परावर्तन के नियम। परावर्तन के, जरा बेटा ये बताना, हेलो, इधर परावर्तन के नियम। आपतित किरण
और तीनों एक ही तल में है, मतलब पहला नियम दोनों का बराबर है। हाँ, तो पहला नियम लिख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। बेटा लिख लो, थ्योरी बोल रहे हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, पहले थ्योरी लिख लो फिर दोबारा लिख लेना। अरे अभी बोल रहे हैं इसका कुछ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। जरा अब ये बताओ, जैसे कि तुमने लाइट मारी है पानी में, टार्च जितने कोण से मारते हो उतने कोण से वापस लौटती है, ये तो सबने किया है ना। हाँ, तो क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन में जितने कोण से प्रकाश की किरण जाती है उतने ही एंगल से वापस आती है। ये आपतन कोण होता है, ये कौन सा होता है, परावर्तन कोण। याद रहेगा, मतलब जितने कोण से वापस आएगी किरण उतने ही कोण से जाएगी। तो क्या बोलोगे, पहला नियम तो था आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही। दूसरा क्या था, आपतन कोण, कौन सा कोण, आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। मतलब एंगल आई और एंगल आर दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों नियम हो गए। लिख लो जल्दी से, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हो गया। हेडिंग डालिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन ही लिख लीजिएगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। हेलो, क्या हेडिंग डालना है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। हेलो, क्या डालना है। अब जरा बताओ, ये कोई चिकनी सतह है, पालिश कर दे, कर दी, ओके, पालिश कर दी हमने। प्रकाश की किरण ये आ रही है, आपतित किरण है, और परावर्तन के बाद जाएगी वो कैसी होगी, परावर्तित किरण होगी। तो जरा देखिए, ये परावर्तित किरण होगी। हाँ, ओके, 2 मिनट रुकिए। अब जरा बताना, अगर कोई पूछता है कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे। जैसे कोई किरण ये आपतित है, हाँ, ये कौन सी किरण होगी, मान लो जब ए बी आपतित किरण है, कौन सी आपतित किरण है, जब ए बी आपतित किरण है तो यहां पे पड़ती है, पढ़ने के बाद किधर जाती है, बीसी। इतना तो समझ में आया। पहले हमने क्या बताया, जब ए बी आपतित किरण है, जब ए बी कौन सी है, आपतित किरण है, तो चिकनी सतह से टकराने के बाद, से टकराने के बाद क्या बताया, जब ए बी आपतित किरण है तब वो चिकनी सतह से टकराने के बाद किधर जाती है, बीसी से निकल जाती है, बाद बीसी कौन सी है, बीसी से चली जाती है। क्या यहां तक समझ में आया। क्या हमने बताया, जब ए बी आपतित किरण है तो चिकनी सतह से टकराने के बाद बीसी से चली जाती है। लेकिन वही दूसरा पॉइंट देखना, अगर इधर से प्रकाश की किरण आए, मतलब जब सी बी आपतित किरण हो, जब कौन सी, सी बी आपतित किरण हो, कौन सी किरण हो, आपतित किरण हो,
तो बताओ ये टकराने के बाद किधर से जाती है? जब सीबी आपतित किरण है तो वह तो चिकनी सतह से टकराने के बाद बीए से चली जाती है, बीए से चली जाती है। हेलो, इधर हमने क्या बताया? जब ए बी आपतित किरण है तो वह चिकनी सतह से टकराने के बाद बीसी से चली जाती है। हेलो, और जब सी बी आपतित किरण है तो टकराने के बाद बीए से चली जाती है। इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। आगे लिख लेना, इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है। क्या आया? अरे यार, हाँ हाँ, लिख लो। हमने क्या बताया? प्रतिबिंब। तो क्या बताओगे? जब किसी वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश की किरण, कहां से चलकर जाने वाली? वस्तु से चलकर जाने वाली प्रकाश की कोई किरण परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु के किसी दूसरे बंध पर या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे क्या कहते हैं? अगर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर मान लो मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या लिखोगे? लिखिए, यदि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वस्तु के किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे वस्तु का प्रतिबिंब, ऐसे ना, तो उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहता है। प्रतिबिंब कहता है। हेलो, इधर क्या बताया? यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वस्तु के किसी दूसरे बिंदु पर या मिलती है या मिलती हुई, तो उस बिंदु को वस्तु का क्या कहते हैं? यदि वास्तव में मिलती है, वास्तव में अगर मिलती है तो किसे क्या कहेंगे? तो वास्तविक प्रतिबिंब। अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे आभासी प्रतिबिंब कहते
मतलब वास्तव में मिलती है तो वास्तविक, और अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी। लिख लो। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग होता है जिसकी एक सतह पर, जिसकी एक सतह पर पारे की कलई, पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। बेटा क्या कहलाता है? दर्पण, दर्पण कहलाता है। हाँ दादा, हाँ हाँ, जो हेडिंग डालोगे वही कहलाएगा यार। सही। हमने क्या बताया? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग होता है जिसकी एक सतह पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। हेडिंग डालिए दर्पण के प्रकार। अच्छा, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? नंबर 1 उत्तल और दूसरा अवतल दर्पण। ये 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और फिर हेडिंग वर्ड डालेंगे, बना सकते हो। हमने क्या बताया था? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वो भाग होता है जिसकी एक सतह पर गोला है यार, है ना? हमने 20 से काट दिया, 20 से काटा। हम बताने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं कि गोले का भाग है। 20 से काटा, इसकी एक सतह पर क्या कर दो? कलई। क्या कर दो? मतलब पेंट कर दो। हम इधर की ओर कर रहे हैं, एक में। आज जब बेटा हमने बाहर की ओर पेंट की, कहाँ की? मतलब उभरे हुए सतह पर। ये कैसा है? उभरा हुआ। जब पेंट बाहर की सतह पर होती है तब अंदर का तल कैसा होता है? परावर्तक, मतलब अंदर परावर्तन हो रहा होता है। अरे दादा, तो ज्यादा ये बताओ, ये इसका केंद्र होगा? हाँ, मतलब दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। हाँ, तो ये केंद्र है यार, ऐसा लगता है हमें केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाती है प्रकाश किरण परावर्तन के बाद, तो परावर्तन ये हो रहा, मतलब परावर्तन अंदर की ओर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अरे यार हाँ, पेंट उभरे हुए तल पे। हाँ, कहने का मतलब है जब खोखले गोले में या गोले के कटे हुए भाग में परावर्तन अंदर की ओर होता है और पालिश बाहर की ओर होती है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा कहते हैं? हम थप्पड़ दे देंगे यार। इसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। लेकिन यही उल्टा साइड अगर करते हैं, कैसा? हेलो, ये गोला है, गोल है, सही। अब पालिश हमने कर दी इधर अंदर की ओर। जब पालिश अंदर की ओर होती है अर्थात परावर्तन बाहर से होता है, ऐसे मजाक मजाक में। हाँ, जब पालिश अंदर की ओर होती है और परावर्तन, तो उसे क्या कहते हैं? अरे दादा, कौन सा दर्पण कहते हैं? अरे यार, हम तुम्हारी भावना समझ रहे हैं दादा, लेकिन पहले अभी पढ़ लो। हमने क्या बताया? जब परावर्तन उभरे हुए तल पे होता है और पालिश अंदर की ओर होती है तो उसे उत्तल कहते हैं। अच्छा, उत्तल दर्पण है। कौन सा है?
तो यार अपनी मर्जी से डिफिनीशन क्या लिखना पसंद करोगे? उत्तल दर्पण में क्या लिखोगे? वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पे होता है, अर्थात बाहर की ओर होता है, अर्थात उसके अंदर के भाग में क्या होती है? पालिश। तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? ओए, उत्तल दर्पण। और जब परावर्तन अंदर की ओर होता है, कहाँ होता है? और पालिश बाहर की ओर होती है, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? लिख लो, फिर स्टार्ट करो। बोल रहे हैं पहले में उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पे होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल पे होता है, तल पे होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। तल परावर्तक तल होता है। इसमें और क्या लिखना चाहोगे? और भी लिख लो। हाँ, परावर्तक तल बाहरी तल होता है, अर्थात गोले के बाहरी तल में क्या होती है? पेंट। ना 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 ना, हाँ, गोले के अंदर की ओर पेंट होती है, अंदर के। हाँ, तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल। लेंस ना पड़ रहे यार। दर्पण। फिगर हुआ कौन सा बनाओगे? ये वाला फिगर बनाओ, चलो। हाँ, रंगबाजी बनाना। बहुत अच्छे लड़का, बना लो। ये वाला, ये वाला बनाना है। उत्तल की बात हो रही थी। वह दर्पण जिसमें परावर्तन, वह दर्पण जिसमें परावर्तन अंदर की ओर होता है, की ओर होता है, अर्थात दबे हुए तल में होता है। दबे हुए तल में होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। दोनों फिगर बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया? दर्पण से संबंधित, ओ, दर्पण से संबंधित, अरे यार ऐसा ही लिखते हैं क्या यार? बक बाहर में गया, हमें क्या मतलब है? हमने क्या बोला? दर्पण से संबंधित कुछ, हमने एक हेडिंग डाली, वक्रता। हेलो हेलो, हाँ दादा, गोलीय दर्पण सही है। दर्पण मतलब गोलीय दर्पण। हेलो बड़े, अच्छा जाओगे? क्या हमने बताया? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? देखो, हेलो, अरे दादा दादा, दर्पण ये भाग था। हेलो, ये M1 है, ये M2 है, मतलब ये M1 M2 नाम दिया हमने परावर्तक तल को। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है? हमने क्या बताया? दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, हेलो, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? मान ली इसका केंद्र ये हो, अब भाई गोला है तो उसका केंद्र भी होगा, तो इसके केंद्र को ये क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। हाँ, पहले हेडिंग डालो, वक्रता केंद्र लिख लो। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दोस्त, लेके तुम दूसरी आ रहे हो, ये गलत है। बाकी सब लिख रहे हैं तो मजा ले। अच्छा, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? तुम अच्छे लड़का हो बेटा, लिख लिया। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दर्पण का ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव फिगर समझाने के लिए किया है ना। ध्रुव,
गलत बात है ये यार। लिखिए बेटा, दर्पण का परावर्तक तल ये है। हेलो, अरे यार हाँ, परावर्तक तल ये है, इसके मध्य बिंदु ये है, इसी को ध्रुव कहता है। तो क्या बताओगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का, किसके मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल लिखो, दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्त, हेलो हेलो हेलो, कहाँ भाई, कहाँ सो रहा भाई, नींद लगी है फिर, क्या बता रहे, दर्पण के परावर्तक तल, खड़े हो, सुना हमने क्या बोला, क्या बोला अभी हमने, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लिखे जल्दी, लिख ले, दर्पण का ध्रुव कहता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहता है। इसे P से प्रदर्शित करता है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखो P लिखा हमने, हमने क्या बताया, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं बेटा, ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया। अब बेटा एक चीज और हमें बताना, इसी में ध्रुव, अरे बेटा हेलो, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे, लिखो, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहता है, के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, इसे R से प्रदर्शित करता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आता है मुख्य अक्ष। कौन सा अक्ष, मेन एक्सिस है ना। हेलो 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 हेलो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहता। हमने क्या बताया, मुख्य अक्ष डाल के लिखिएगा, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, हेडिंग डालिए मुख्य अक्ष, इसको बोल रहे हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहता है, को मुख्य अक्ष कहता है। नेक्स्ट आता है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, द्वारक बेटा लो, दर्पण का परावर्तक तल ये है, अरे हाँ परावर्तक तल ये है, परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। किसके व्यास को,
परावर्तक तल के व्यास को। तो क्या बताओगे? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक, लिख लो यार, बिल्कुल क्लोज कर लोगे, चलेगा नहीं, बिल्कुल अलग हटाओ। क्या बताया? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहता है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहता है। दर्पण के परावर्तक तल के, मतलब परावर्तक तल के व्यास को क्या कहता है? क्या बताया हमने? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक, जैसे यहाँ पे दर्पण का द्वारक कौन है? M1 और जितने एरिया में परावर्तन हो, राइट, हो गया। हाँ, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फोकस दूरी किसे कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फोकस दूरी। फोकस दूरी, हाँ सही में मुख्य फोकस। बेटा ध्यान से समझना, मुख्य फोकस के। बेटा हेलो, ध्यान से देखना, हमारा वक्रता केंद्र ये था, यही था ना, ध्यान से। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की, समांतर किरण ऐसे ही बोलती है, एक दूसरे के मतलब जो किरणें कभी एक दूसरे को ना काटें, वो समांतर किरणें होती है, राइट। तो ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। कौन से अक्ष के? ये कौन सी है नीचे वाली? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहता है। क्या समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, कौन सी अक्ष के समांतर जाने वाली? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस पॉइंट को क्या कहोगे? मुख्य, लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर उसे मुख्य फोकस कहते हैं, या उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस क्या हमने बताया? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी नेक्स्ट हेडिंग। फोकस दूरी, हो गया? देखिए ये हटा दे। फोकस दूरी,
फोकस दूरी, ये पॉइंट क्या है, मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लिख लो। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहता है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहता है, लिख लो। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करता है, एफ से प्रदर्शित करता है। मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसमें एफ से प्रदर्शित करता है। हो गया। अब आगे बढ़ेंगे थोड़े अच्छी चीज पे। ऐसे लिख लो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, हेडिंग। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। डेरिवेशन है नहीं सिलेबस में तुम्हारे, तो नहीं कराएंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, हेडिंग। फोकस दूरी एंड वक्रता त्रिज्या में संबंध। एफ बराबर आर बाई टू, मतलब फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है, आधी। तो या फिर ये लिख लो, फोकस दूरी बराबर 1/2 गुणे वक्रता त्रिज्या, राइट, रख लो। फोकस दूरी और ये हो चुका ना, हो गया ना। एफ बराबर क्या हो गया, आर बाई, ये पूरा लिख लिया। ओके, हेडिंग आ रही है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट डाल लेना, बोर्ड एग्जाम में आया है कई बार। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन इंपॉर्टेंट डाल लेना। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, देख लिया। इसमें हम ध्यान से समझना, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। छोटी सी डिफिनेशन है, किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, लिख लो। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई उसको बेटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, आई से, चूंकि इमेज है, याद रखेगा। तथा वस्तु की लंबाई मतलब ओ, वस्तु की लंबाई को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ओ से, ऑब्जेक्ट के अनुपात को क्या कहते हैं, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहता है। रेखीय आवर्धन इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करता है, एम से प्रदर्शित करते हैं। कुछ समझ में आया। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। इसे एम से प्रदर्शित, सूत्र लिख लीजिएगा, एम बराबर आई बटे ओ। देख लो बेटा, देखिए हमने क्या बताया बेटा, किसकी बात हो रही है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एन से। ओके,
तो हेडिंग डाल लो, लिखिए वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या बताया? वायु में प्रकाश की ना, ऐसे नहीं लिखना, तुम सीधा सीधा लिखो। वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक कहता है। क्या बताया बेटा? वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन बराबर सी बटे बी। सी क्या होता है? सी वायु में प्रकाश की चाल होती है। वायु में प्रकाश की चाल। अगर कोई तुमसे पूछ ले वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताओगे 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति। और बी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। अरे आ रहा है जी, अरे हाँ, छाप लो धीरज से, छापो। लेंस की क्षमता, लेंस की, चिल्लाओ नहीं यार। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसके व्युत्क्रम को? लिख लो, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते, याद रहेगा। P बराबर क्या होता है? 1/f। लेकिन कंडीशन क्या है? फोकस दूरी होनी किसमें चाहिए? मीटर में। किसमें? ये हम क्या बताएगा तुम्हें कि मीटर में है। अगर मान लो सेंटीमीटर में है तो क्या करोगे? 100/f इन सेंटीमीटर, राइट? याद रहेगा। तो क्या हमने समझ में आया कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन कंडीशन है फोकस दूरी मीटर में है तब ये लगेगा, और सेंटीमीटर में है तो ये सूत्र लगेगा। इसका मात्रक डायोप्टर होता है बेटा। ये कंडीशन याद रखना, एफ ब्रैकेट में मीटर में। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? याद रहेगा। अरे हाँ, सूत्र है, याद रखना। ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्लास 10। ये लिख लो, पता है रट के आना, या तो ये आता है या इससे न्यूमेरिकल आता है हर साल है। हाँ, या तो ये आएगा या इससे न्यूमेरिकल एक आएगा, है ना। इंपॉर्टेंट लिख लो यार, कॉपी में। ये गोली कौन चला रहा है यार? लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए। फोकस दूरी, चलो U, B, F में संबंध। ये फोकस दूरी है ना, ये भी वस्तु। ये बेटा U क्या होती है? वस्तु की दूरी। कहां से? ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो क्या लिखो? पहले ये लिख लो, फिर हम लिख देंगे एरो करके। UBF में संबंध क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/f क्या होती है? फोकस दूरी। U क्या होता है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। ध्रुव से वस्तु की दूरी। और बेटा B क्या होता है?
ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, बजने दो थोड़ी देर रुक जाओ। क्या बताया, या फोकस दूरी है, यू ध्रुव से वस्तु की दूरी है, बी ध्रुव से प्रतिबिंब की। यहां तक तो समझ में आया। याद रखना, अगर अवतल दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण में u कामा बी कामा एफ निगेटिव ही रहता है। कैसे रहते हैं, निगेटिव रहते हैं। सिर्फ एक केस रहता है जिसमें निगेटिव रहता है, केस ओनली एक रहता है जिसमें एक में पॉजिटिव हो जाती है बाद में, है ना। और उत्तल में क्या होता है, देखो u निगेटिव रहती है, या पॉजिटिव रहेगी और बी भी पॉजिटिव रहेगी। याद रहेगा, अगर अवतल दर्पण है तो तीनों निगेटिव लेंगे, और उत्तल दर्पण है तो सिर्फ u निगेटिव रहेगा या b पॉजिटिव रहेगा। ये तीनों कंडीशन लिख लो, फिर इसके बाद में छुट्टी, मजे करो।